यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। हमने जब पिछली कुछ क्लासेस के अंदर गुडविल वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स किए थे, आज की क्लास में हम उसी गुडविल वैल्यूएशन के एमसीक्यू कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं, साथ में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस एमसीक्यू के अंदर, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आज इस क्लास में एमसीक्यू, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। हमने पिछली क्लासेस में पार्टनरशिप के गुडविल के चैप्टर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास के अंदर उन्हीं दो चैप्टर्स के लिए गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे जो इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। सो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए काम आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें गुडविल क्या है? इन चारों में से ऑप्शन चूज़ करना है आपको। इट इज़ अ टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस या बोथ बी एंड सी, यानी इंटेंजिबल भी है फिक्टिशियस भी है। तो ध्यान देखो, टेंजिबल वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो गुडविल तो ऐसी चीज़ है नहीं। हाँ, हमने डेफिनेशन में पढ़ा जरूर है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, पर क्या फिक्टिशियस एसेट्स भी है? फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो एसेट्स तो होते हैं पर एक्चुअली एसेट्स की कैटेगरी में आ नहीं सकते, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस हो, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का कोई एक्सपेंडिचर दे रखा हो। तो एसेट साइड पर कई बार चीज़ें होती हैं जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं पर एक्चुअल में वो एसेट्स नहीं होते। बट गुडविल ऐसी चीज़ है विच इज़ इंटेंजिबल एसेट्स, वो फिक्टिशियस नहीं है। मतलब बी एंड सी का ऑप्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। ये बी आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स का है, ये गुडविल का एक्चुअल आंसर है। तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, ना कि फिक्टिशियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन गुडविल। नंबर 2, देखो यहाँ पूछा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 25,000। फाइंड द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे इस कैलकुलेशंस को करने के लिए। आपको गिवन है 2 years परचेज है और 3 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज है, और उससे गुडविल निकालिए 25,000। अब आप इसमें देखो, जो गुडविल का फॉर्मूला है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परचेज ईयर्स। ओके, अब गुडविल आपको गिवन है यहाँ पर 25,000। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को यहाँ लिख देते हैं, और परचेज ईयर्स आपको क्वेश्चन गिवन है 2 years। तो इसको सॉल्व करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा आपका 25,000 डिवाइड बाई 2 मीन्स 12,500। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स जो 3 साल के आपके हैं अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और वो आपका निकल के आ चुका है ये 12,500 रुपये। अब आपको टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं। टोटल प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ ईयर जो हैं वो आपके पास 3 हैं। लास्ट के 3 years के बारे में दे रखा था, दैट इज़ 12,500। इसका मतलब ये टोटल प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स 37,500। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है ये सी, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका गुडविल दे रखा था और आपको इससे टोटल प्रॉफिट्स निकालना था, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें फिर गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड बताने को बताए थे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपको दे रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो इसको एक एक करके स्टेप करते हैं। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से चूज़ करना है आपको, पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट देखो, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 2,50,000। तो ये आपका हो गया 25,000। इन दोनों माइनस करके निकालते हैं थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स 5,000। और यहाँ से गुडविल निकालनी है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। मीन्स इस मेथड में हमारा जो फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का,
वो था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 5000 है इंटू 100 और रेट आपका दे रखा है इसमें 10% का, तो उसका सॉल्व करके आ जाएगा 50,000। तो ये आपका 50,000 डी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म गुडविल, अब थ्योरी का पॉइंट आएगा, फर्म की गुडविल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब फर्म की गुडविल पर किस चीज़ का असर नहीं पड़ता? लोकेशन ऑफ फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस, नन ऑफ द अबव। देखो, फर्म की लोकेशन सेंट्रल पॉइंट पे हो तो गुडविल अफेक्ट करती है, फर्म की रेपुटेशन भी अच्छी होगी तो गुडविल अफेक्ट करती है, और कस्टमर सर्विस तो बेटर होनी ही चाहिए गुडविल बढ़ाने के लिए। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे गुडविल अफेक्ट ना करती हो, तो डी इसका आंसर हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी अब इसमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कौन सा नहीं करता है, एक्सेप्ट बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नो हाउ, लोकेशन ऑफ कस्टमर्स। अब इसमें से आपको क्या लग रहा है? बिजनेस बिल्कुल गुडविल को अफेक्ट कर सकता है, एफिशिएंसी, टेक्निकल, लेकिन लोकेशन ऑफ कस्टमर्स गुडविल को अफेक्ट नहीं करती। हाँ, लोकेशन ऑफ बिजनेस जरूर अफेक्ट करती है, तो लोकेशन ऑफ कस्टमर्स डज नॉट अफेक्ट द गुडविल अमाउंट। तो ये आपका डी पॉइंट इसका आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन इज अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, जो अभी जैसे हम पीछे भी देखा हमने, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास कई सारे फॉर्मूले थे, इनमें से आपको चूज़ करना है कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ रिटर्न से, नो, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके, नो। एवरेज प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके, नो। सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके, यस बिल्कुल। अभी हम पीछे देखा था कि सुपर प्रॉफिट को अगर हम 100/10 करते हैं, मतलब एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली ये R% जो है ये सुपर प्रॉफिट इंटू 100/8 बन जाती है। मैंने आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल में करके दिखाया। तो रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज से डिवाइड करते हैं सुपर प्रॉफिट को और एवरेज प्रॉफिट को। अब देखो, इसमें ये नहीं लिखा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये सॉल्व किया था, यानी कि अगर ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाते, बट अगर ये कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पूछा है, तो इसके अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करना है रिटर्न से, तो सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हम एवरेज प्रॉफिट को निकालकर गुडविल निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट ना होकर हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, वो कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है, पर हम सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करके आपको गुडविल का आंसर आ जाता है। तो एक्चुअल में आंसर क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सेवंथ क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज 8 लाख एंड द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। यहाँ पे भी गुडविल निकालना है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड यूज़ करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 8 लाख और एवरेज प्रॉफिट दे रखा 12 लाख, तो यहाँ से पहला स्टेप निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 12 लाख। फिर हम निकालते हैं इसमें, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को 100/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट गिवन है इसके अंदर 15%। इसका आंसर कितना आएगा देखो, 15 8 120 0 0 0 0, ये आपका बन गया 80 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू बन गई इसकी 80 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है इसमें 8 लाख। इसका मतलब कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी आपकी 80 लाख माइनस 8 लाख, विच बिकम 72 लैक्स। इसका ऑप्शन हो गया सी, 72 लाख। 8th क्वेश्चन, अब आते हैं इसके चेंज इन PSR की तरफ। द रेशियो इन विच पार्टनर सरेंडर्स, पार्टनर जिस रेशियो में अपना शेयर सरेंडर करता है
उसको क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या कैपिटल रेशियो। बिल्कुल, जिस रेशियो में पार्टनर सरेंडर करते हैं, अपना शेयर देते हैं पार्टनर को, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन, रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो या रिकन्स्ट्रक्शन के वक्त कभी भी। तो उसको किस रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अगर पुराने बैलेंस शीट के अंदर दे रखे हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ओल्ड रेशियो। पुराने रिजर्व्स, पुराने सरप्लस जितने भी होंगे वो सब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। 10th क्वेश्चन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम रिकॉर्ड किसके थ्रू करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या बैलेंस शीट में। बिल्कुल, हमने इसके बारे में बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट्स बढ़ते हैं या लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं, एसेट्स कम होते हैं, लायबिलिटीज़ कम होती हैं, इन सबको हम किसके अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो 10th का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डेबिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है कैसे कैसे बनाते थे, अब आपको याद, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाते थे, इस तरफ गेंस, इस तरफ लॉसेस, यानी कि एसेट्स अगर कम हो रहे हैं तो डेबिट साइड पर, और अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर। ऐसे ही लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो क्रेडिट साइड पर, और लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो डेबिट साइड पर। तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, नो, इट इज़ क्रेडिटेड। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यस, ये आपका डेबिट साइड पे जा रहा है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, नो, ये भी क्रेडिट साइड पे जाता है। इसका मतलब है कि जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है ये आपका अकेला ऑप्शन है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। सिमिलरली रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट में, जैसे मैंने पीछे बना के दिखाया, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो तब होगा जब लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटी की वैल्यू कम होना। तो इसमें से जो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कम हो रही है, सी ऑप्शन, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना हो या एसेट्स कम होना हो, ये दोनों चीज़ें डेबिट साइड पे जाती हैं। 13 क्वेश्चन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग होता है जब ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब उनका शेयर कम हो जाता है, मतलब पहले के मुकाबले में नया शेयर उनका कम होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आती है। क्योंकि अगर न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो वो गेनिंग रेशियो निकलेगी। वैसे न्यू में से ओल्ड माइनस करके निकाल सकते हैं, पर वो आंसर नेगेटिव में आएगा अगर सैक्रिफाइस निकलता है तो। लेकिन अगर हम डायरेक्टली मेथड से करते हैं तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो निकल आती है। ये ओल्ड माइनस गेनिंग या न्यू माइनस गेनिंग से कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलती। ओके, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है इक्वल। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से वो कहते हैं कि अब हमारा शेयर हो जाएगा 4:3। तो पहले इक्वल और अब 4:3। अब इसकी वजह से ए का सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, कितना गेन या सेक्रीफाइस हुआ। तो ए के लिए निकाल रहे हैं, तो हम ए का ओल्ड शेयर था 1/2 जो इक्वल था, और जो न्यू शेयर है वो हमारा है 4/7। इसको माइनस करके निकाल लेते हैं। अब ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, अगर ये आंसर पॉजिटिव में आता है तो सेक्रीफाइस, क्योंकि ओल्ड ज़्यादा होगा उसके अंदर, और अगर न्यू ज़्यादा आता है मतलब कि वो गेन कर रहा है। तो ये नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, इस पर डिपेंड करेगा। इसका आंसर देखो, ये 14 लिया, 7 - 8, इसका मतलब ये आंसर -1/14, ये गेन कर रहा है। तो ए जो है वो 1/14 का शेयर गेन कर रहा है, जो कि इसका ए ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, गेन ऑफ 1/14। तो ए को यहाँ पर गेन हो रहा है 1/14 शेयर का। अगर ये ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव में आ जाता, 1/14 पॉजिटिव में आता, तो हम कहते हैं इसको सेक्रीफाइस हो रहा है 1/14 शेयर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:1, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। और अब वो 1 जनवरी से कह रहे हैं उनका शेयर इक्वल हो जाएगा 2:3 के मुकाबले में, 2:1 के मुकाबले में अब 1:1 हो जाएगा। अब दोनों का हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो दोनों के लिए निकालेंगे। ओल्ड माइनस न्यू हम चेंज निकाल रहे हैं, तो ए के लिए अलग और बी के लिए अलग निकाल लेते हैं। तो ए का ओल्ड शेयर था 2/3 और बी का ओल्ड शेयर था 1/3। ए का न्यू शेयर अब इक्वल है, दोनों का इक्वल शेयर आ रहा है, तो 1/2 1/2।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, 4 माइनस 3, तो 1/6 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका शेयर 2 माइनस 3 माइनस 1/6, मतलब ये गेन कर रहा है। जब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो पॉजिटिव आंसर सेक्रीफाइस के लिए है और नेगेटिव आंसर गेन के लिए है। तो 1/6 ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और बी गेन कर रहा है 1/6। मीन्स आपका ऑप्शन हो रहा है बी, सेक्रीफाइस बाय ए 1/6 एंड गेन बाय बी 1/6। तो ये ऑप्शन आपके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि 1 जनवरी से उनकी रेशियो हो जाएगी 5:3 और गुडविल है 1,28,000। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सबसे पहले तो आपको चेंज निकालना ही पड़ेगा। तो चेंज निकालने के जैसे अभी हमने निकाला था, पी एंड क्यू का चेंज निकाल लो, ओल्ड और न्यू माइनस करके। तो पी का ओल्ड शेयर है 3/5 और क्यू का ओल्ड शेयर है 2/5, जो 3:2 की रेशियो गिवन है। अब न्यू रेशियो इनकी आती है 5/8 सॉरी, और 3/8 क्यू का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है एलसीएम 40, 24 माइनस 25, ये आंसर आ रहा है -1/40, जो ये पी गेन कर रहा है। क्यू के देखते हैं, 16 माइनस 15, जो बनता है इसका 1/40 सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब पी गेन कर रहा है और क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है। और आपके लिए जब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो उसका एक ही आंसर होता है, एक ही एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इसका मतलब यहाँ पर पी गेन कर रहा है तो हम पी को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस क्यू कर रहा है तो क्यू को हम क्रेडिट करेंगे। और शेयर कैसे निकालेंगे, 1/40 ऑफ गुडविल का अमाउंट है 1,28,000। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके लिए 1,20,000 गुडविल गिवन है। 0 से 0 गया और ये आपका आ जाएगा 4 3 12 और 4 2 8, 0 0 3200। तो 3200 से पी गेन कर रहा है और क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पी डेबिट बाय 3200, ये डी ऑप्शन आपका आ रहा है, पी डेबिट बाय 3200 एंड क्यू क्रेडिट बाय 3200। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पी अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 3200। तो इस तरीके से पहले आपको गेन और सेक्रीफाइस का शेयर निकालना है और उसके बाद आपको गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करके इसकी एंट्री करनी है। 17th क्वेश्चन पे भी लगभग वैसा ही है। इसमें ABC पार्टनर से 3:1 की रेशियो में और बाद में इनका शेयर हो जाता है इक्वल। अब इस डेट को प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस की बना 96,000। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उन्होंने कहा है कि इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सेम वैसे ही चेंज रेशियो करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले तीनों का A, B और C का हम चेंज निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। A का शेयर 3/8, इसका 4/8 और C का 1/8, ये इनकी ओल्ड रेशियो है 3:4:1। और न्यू शेयर तीनों का इक्वल गिवन है, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। इन सबका पहले तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। 24 9 माइनस 8 1/24, ये कर रहा है सेक्रीफाइस जो कि पॉजिटिव आया। बी का निकालते हैं तो 8 3 4 12 माइनस 3 8, मतलब 4/24, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी का 24 3 माइनस 8, मतलब -5/24, ये गेन कर रहा है। अब इसमें ध्यान रखना, वेरीफाई कर लेना कि गेन का अमाउंट सेक्रीफाइस के रेशियो के बराबर आना चाहिए। 1/24 प्लस 4/24 बिकम्स 5/24 विच इज इक्वल टू -5/24 ऑफ गेनिंग पार्टनर। तो एंट्री वही रहेगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एस कैपिटल क्रेडिट और बीस कैपिटल भी क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकलेगा, ये 96,000 है, इसको से मल्टीप्लाई करते जाओ। 1/24 ए के लिए हम 1/24 को 96,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 4,000। तो ए में डाल दो 4,000। बी का आ रहा है 4/24, इसको 96,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16,000। और सी का 5/24 को 96,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 20,000, जो सी में डाल देंगे।
तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, जो कि आंसर आएगा आपका देखो ये रहा। तो ए क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, क्रेडिट ए बाय 4,000 ये वाला अमाउंट, बी को क्रेडिट कर रहे हैं 16,000 से ये वाला अमाउंट, और सी को डेबिट कर रहे हैं 20,000 से इसका अमाउंट। तो इसमें से बी ऑप्शन आपके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है जैसे हमने कैलकुलेट किया। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। XYZ पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 5:3:2। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी रेशियो में फ्यूचर 3:1 हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो गिवन है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो आपको उसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है XYZ यानी कि सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में। तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ना न्यू रेशियो ना कैपिटल रेशियो, किसी में ट्रांसफ़र नहीं करना, सिंपल पुरानी वाली रिजर्व को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पुरानी रेशियो में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में। 19th क्वेश्चन में फिर थ्योरी का क्वेश्चन एक, एनी चेंज इन रिलेशनशिप। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है जिसमें पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए और नया एग्रीमेंट बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रिवैल्यूएशन नो, रियलाइजेशन नो, बट इट इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब भी पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है, इट इज़ नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसकी वजह से होता है, कब कब होता है? रिटायरमेंट की वजह से, यस। चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो की वजह से, यस। डेथ ऑफ पार्टनर, यस। हर एक वजह रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि सारे ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज है, यानी कि रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डेथ हो, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, हर केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, नया एग्रीमेंट बनता है। ओके, तो these were all about the MCQ questions of 2 chapters, that is valuation of goodwill and change in PSR. Hope you could have understood. फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो इस लर्न इन कॉमर्स की वेबसाइट पर जाकर आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स।